हाय चैम्प्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका साथी राकेश जांगिड़ आरसी क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज के क्लास में हम जिस टॉपिक को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं वह टेंस का एक बहुत ही सेंट्रल पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको लेकर के आज की यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की यात्रा में, आज की जर्नी में, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपको बताने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है पास्ट का एक पार्ट, पास्ट का पहला पार्ट, जिसका नाम है सिंपल पास्ट टेंस। जिस टॉपिक को लेकर के अपन चर्चाएं करेंगे वो होगा आज का टॉपिक सिंपल पास्ट टेंस। जैसा कि आप लोगों ने सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस का प्रयोग होता है, वैसे ही सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो बताइए, सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में किस वर्ब का प्रयोग होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन सेंटेंस कैसा हो, निगेटिव हो या सेंटेंस कैसा हो, इंटरोगेटिव हो, तो आप लगाएंगे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव में नहीं, बल्कि निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इतनी बेसिक बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है और सिंपल पास्ट के निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इसी बात को लेकर के कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आसान टाइप का पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इस टेंस में एक बात पूछते हैं आपसे, देखिए कितने लोग सही बता देते हैं। सी did not open the door। क्या ये सेंटेंस सही है? फटाफट सेंटेंस को देख के बताइए, क्या ये सेंटेंस सही है? नॉट है तो डिड का प्रयोग होगा, सही है, डिड का प्रयोग हुआ है तो शायद आपकी नजर में सेंटेंस सही होगा, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। सेंटेंस में जहां एरर है वो एरर है ओपन्ड की। ओपन्ड की जगह किसका प्रयोग होगा? ओपन का प्रयोग होगा, क्योंकि डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहां से एक छोटा सा इजी लेवल का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है कि डिड के साथ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सिंपल पास्ट में किसका प्रयोग होता है? डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो आई होप ये बात आपको इजीली समझ में आ ही गई होगी कि सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में तो V2 का प्रयोग होता है, परंतु सेंटेंस निगेटिव और इंट्रोगेटिव हो तो डिड प्लस V1 का प्रयोग होता है। डिड के साथ कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता। अब चलते हैं आगे की बात करते हैं अपन, आगे इस टेंस के यूसेज के बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले इस टेंस के यूसेज की चर्चाएं करते हैं। यूसेज ऑफ सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस के यूसेज क्या क्या है, प्रयोग क्या क्या है? तो यूसेज में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है इस टेंस के एडवर्बियल्स। क्या आते हैं भाई? इस टेंस के एडवर्बियल्स। तो आप बता सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के एडवर्बियल क्या थे? बताइए क्या थे? ऑलवेज, डेली, रेयरली, बेयरली, ये वाले लोग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के एडवर्बियल क्या थे? एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट, एट दिस मोमेंट वाले लोग। प्रेजेंट परफेक्ट के एडवर्बियल क्या थे? प्रेजेंट परफेक्ट के एडवर्बियल थे ऑलरेडी, जस्ट, येट, अप टू नाउ, जस्ट नो वाले लोग। लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ के एडवर्बियल कुछ अलग होने वाले हैं, डिफरेंट होने वाले हैं। तो यहाँ के एडवर्बियल की बात करें तो सबसे पहला वर्ड आया क्या? यस्टरडे। कौन सा डे? यस्टरडे। बीते हुए कल को यस्टरडे कहते हैं और बीते हुए कल को ही प्रीवियस डे कहते हैं। यस्टरडे, द प्रीवियस डे, और बीते हुए कल को ही अपन द डे बिफोर कह सकते हैं। बीते हुए परसों को द डे बिफोर टुडे, या द डे बिफोर 2 डेज, 2 दिन पहले की बात को द डे बिफोर 2 डेज को अपन ऐसे ही पास्ट में यूज कर सकते हैं। या सेंटेंस में अकेला वर्ड आ जाए एगो, और सेंटेंस में एक शब्द आगे आया है बिफोर। ये जो बिफोर है वो एडवर्बियल सो है,
लेकिन यदि बिफोर दो सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम करे, दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करे, तो वो बिफोर होगा, वो कंजंक्शन होगा। और कंजंक्शन वाला जो बिफोर आफ्टर का रूल है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ा जाता है। अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं सिंपल पास्ट, तो यहाँ पर एक सिंपल एडवर्बियल है बिफोर। लास्ट की फैमिली है, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट सेंचुरी। अब कोई कहे मेरे बचपन में सन 1955 में मैं बैठा था क्लास में, कहने की बात है 1955 की, यानी कब की बात, बहुत पुराने समय की बात। और पुराने समय को अपन क्या कह सकते हैं, इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, इन माई चाइल्डहुड, इन माई स्कूल डेज, मेरे स्कूल के दिनों में, इन माई यूथ, मेरे यूथ के दिनों में। और एक फ्रेज है व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था। कई बार आपको सेंटेंस में पास्ट डेट, जैसे 1947 का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, या लिखा हुआ सकता है इन ओल्डन डेज, या लिखा होता है इन एंशियंट टाइम। ओल्डन डेज प्राचीन समय में, एंशियंट टाइम का मतलब ये होता है प्राचीन समय में। यदि आपके पास में ये सब एडवर्बियल्स देखने को मिल रहे हैं तो आप सीधा सीधा जज कर सकते हैं कि वो सारे सेंटेंस सिंपल पास्ट के हैं। तो आप एक बार इन सब का रिवाइज कर लीजिए, फटाफट देख लीजिए सिंपल पास्ट के एडवर्बियल क्या क्या हैं। फटाफट देखिए, पहला वर्ड आया है यस्टरडे, अगला वर्ड द प्रीवियस डे, अगला वर्ड द डे बिफोर, एगो, बिफोर, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट सेंचुरी, इन माई चाइल्डहुड, इन माई स्कूल डेज, इन माई यूथ, व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, इन पास्ट डेट, इन ओल्डन डेज, इन एंशियंट टाइम। ऐसा सेंटेंस में देखने को मिले, सेंटेंस हो अफर्मेटिव तो लगाना है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेंटेंस हो निगेटिव या इंट्रोगेटिव तो आपको लगाना है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए इस एडवर्बियल को लेकर के अपन क्वेश्चन तैयार करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इस सेंटेंस में पहचान क्या आई, एडवर्बियल यस्टरडे। सेंटेंस कैसा है, प्लस बोले तो पॉजिटिव वाला है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। पहचान किससे हुई, यस्टरडे से। तो यस्टरडे है और अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आपको क्या फिल करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट है द स्टीमर, और सैल की सेकंड फॉर्म SAIL, तैरना। ये जहाज का नाम स्टीमर, ये तैरना की स्पेलिंग है, सैल का सेकंड फॉर्म होता है सैल्ड, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सैल्ड। पहचान आपने किससे की, यस्टरडे से। आगे देखते हैं अपन कुछ और एग्जाम्पल इस सेंटेंस में। अगले 4 सेंटेंस में फटाफट आप देखिए और चारों सेंटेंस के एडवर्बियल पहचान कीजिए। फटाफट बताइए, बताइए पहला सेंटेंस का एडवर्बियल बताइए, एगो। दूसरे सेंटेंस का एडवर्बियल वो है लास्ट ईयर, ईयर नहीं है ये, ईयर। ये एग्जाम में क्वेश्चन लेके आ चुका है। YEAR का प्रोनाउंसिएशन होता है ईयर, ईयर, और EAR का प्रोनाउंसिएशन होता है ईयर। इसके पहले अभी यदि आपको AN द का प्रयोग पूछा जाए तो इसके पहले तो आएगा आर्टिकल A और इसके पहले आर्टिकल आएगा N, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन है ईयर और इसका प्रोनाउंसिएशन है ईयर। ऐसा एग्जाम में आ चुका है। यहाँ से बातें और भी करेंगे, लेकिन अभी अपन जिस टॉपिक पे चर्चाएं कर रहे हैं उसको देखते हैं। यहाँ पहचान हुई लास्ट ईयर से, यहाँ पहचान हुई इन 1947 से, और यहाँ पहचान बता सकते हो कहाँ से हुई, लास्ट सेंटेंस में पहचान हुई है इन हिज यूथ से। मैंने भी आपको लिखा है इन माई चाइल्डहुड, इन माई स्कूल डेज, तो वहाँ माई की जगह और भी पजेसिव एडजेक्टिव आ सकते हैं। हर आ सकता है, हिज आ सकता है, ओवर आ सकता है, योवर आ सकता है, देर आ सकता है, माई आ सकता है। यहाँ पे यूज किया है हिज, कहने का मतलब ये यूथ वर्ड आया, इसका मतलब ये पास्ट इवेंट है कोई। और सारे के सारे सेंटेंस कैसे दिए गए हैं भाई, पहला सेंटेंस पॉजिटिव है, दूसरा सेंटेंस देखो दूसरा भी पॉजिटिव है, तीसरा सेंटेंस देखो तीसरा भी कैसा है, पॉजिटिव है, और चौथा सेंटेंस भी कैसा है, पॉजिटिव है। बोले तो सारे सेंटेंस में आपको क्या फिल करना है, सारे सेंटेंस में आपको फिल करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स पहले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म किसकी भरनी थी, RECEIVE,
रिसीव, रिसीव की स्पेलिंग भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसीव की स्पेलिंग RECEIVE होता है, ये राइट है। RECIEVE नहीं होता, ये रॉन्ग है। स्पेलिंग टेस्ट इतने सारे तैयार करवा दिए जाएंगे क्लास के दौरान ही, हर चैप्टर में से जब भी चैप्टर पढ़ेंगे आपको कुछ स्पेलिंग टेस्ट के बारे में बता दिया जाएगा कि जो एग्जाम में आए हुए हैं। बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं। आगे देखिए, इसमें रिसीव का सेकंड फॉर्म हमने किया तो रिसीव्ड हो गया। इसका सेकंड फॉर्म LEAVE का बना है, यहाँ पे लीव का। लीव का सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट, हमने लेफ्ट फिल कर दिया। इस सेंटेंस में जो वर्ब थी वो थी गेट, गेट का सेकंड फॉर्म हमने क्या फिल कर दिया, गॉट। और लास्ट वाले सेंटेंस में स्विम, SWIM, और स्विम का सेकंड फॉर्म हमने क्या कर दिया, स्वैम। तो इस तरह से आप कीवर्ड पहचान करके सिंपल पास्ट टेंस को इजीली आप फिल कर सकते हैं। बस इतना ही याद रखना है कि जो एडवर्बियल दिए गए हैं उनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो एक बार फिर से आप थोड़ा सा उन सारे एडवर्बियल्स को रिकैप कर लीजिए, आप दोबारा से दोहरान कर लीजिए और फिर आप आगे के क्वेश्चन इजीली फिल कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट बात अपन देखते हैं। नेक्स्ट बात आती है रूल नंबर नेक्स्ट की, जो रूल नंबर आपका 2 है। और इस रूल नंबर 2 के बारे में अपन चर्चाएं करें, मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा कि आपने कभी कंडीशनल सेंटेंस का नाम सुना है क्या? जी बिल्कुल सुना होगा। कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस जिसमें एक प्रकार की शर्त होती है। शर्त के लिए जनरली 2 शब्द होते हैं, इफ और अनलेस। जिस सेंटेंस में इफ और अनलेस होता है, इसके अलावा प्रोवाइडिंग दैट, प्रोवाइडेड दैट, ऑन कंडीशन दैट, सपोजिंग दैट, ये वाले कंजंक्शन भी कैसे कंजंक्शन है, कंडीशनल कंजंक्शन है। लेकिन आपको ज्यादातर एग्जाम में यहां से प्रश्न पुटअप किया जाता है। सेंटेंस में आपने पढ़ा था कंडीशनल सेंटेंस का कंडीशन नंबर 1, जिसका नाम था ओपन या रियल कंडीशन। और कंडीशन की पहचान मैंने बताई थी कि इफ वाले क्लोज को छोड़ करके दूसरे वाले क्लोज में आपको 4 शब्द देखने को मिल जाए, शैल, विल, कैन, मे। शैल, विल, कैन, मे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपको कंडीशन नंबर 1 फिल करना है। बोले तो फर्स्ट फॉर्म SEIS, डू, डज में से फिल करना है। लेकिन आज अपन जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं वो आपका सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट 2, कंडीशनल सेंटेंस कंडीशन नंबर 2। और जो कंडीशन नंबर 2 है उसका नाम होता है इमेजिनरी कंडीशन, दूसरा नाम होता है हाइपोथेटिकल, क्या नाम बोला, हाइपोथेटिकल कंडीशन, तीसरा नाम होता है इम्प्रोबेबल कंडीशन। एक कंडीशन होती है इम्प्रोबेबल, एक कंडीशन होती है इम्पॉसिबल कंडीशन। और इम्पॉसिबल कंडीशन कौन सी होती है, वो होती है कंडीशन नंबर 3। तो आप एक बार फिर से बता दीजिए कि कंडीशन नंबर 2 के क्या क्या नाम होते हैं। पहला नाम इमेजिनरी, दूसरा नाम हाइपोथेटिकल, तीसरा नाम इम्प्रोबेबल कंडीशन। ये नाम है, नोमेनक्लेचर है। आगे बात करते हैं कि आपको वर्ब कैसे फिल करनी है। यदि आपको वर्ब फिल करनी है तो आपको एक बार स्ट्रक्चर देख लेना है। कंडीशन का स्ट्रक्चर होता है वो सेंटेंस में किससे शुरू होता है, इफ और अनलेस से। चाहे वो कंडीशन नंबर 1 हो, चाहे वो कंडीशन नंबर 2 हो, चाहे वो कंडीशन नंबर 3 हो, वो हमेशा इफ और अनलेस में आपको सेंटेंस में इफ और अनलेस कंजंक्शन दिखाई देंगे। इफ और अनलेस वाले क्लोज में आपको क्या दिखाई देगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में ये चीज आपको फिल करनी होती है कई बार। यदि आगे वाली चीज सब्जेक्ट, आगे वाले क्लोज में सब्जेक्ट के बाद में इन चारों में से कोई भी दिखाई दे, ये 4 कौन कौन है भाई, शुड, वुड, कुड और माइट। पास्ट हो गए भाई, कैन, शैल, विल, मे प्रेजेंट है, तब तो पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट। और कुड, शुड, वुड, माइट क्या है, पास्ट है, इसलिए अपन पढ़ेंगे सिंपल पास्ट। और ये सारे अपने बाद में कौन सी फॉर्म लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म। आप कई बार मिस्टेक कर देते हैं कि कुड के बाद आप पास्ट सोच करके वर्ब की कौन सी फॉर्म भर देते हैं, सेकंड फॉर्म। लेकिन वो एक ब्लंडर है, एक बड़ी भूल है, बड़ी मिस्टेक है। कुड, शुड, वुड, माइट, कैन, शैल, विल, मे सारे लोग मॉडल हैं। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर समझ आया। यदि इफ और अनलेस हो, इधर सब्जेक्ट हो,
सब्जेक्ट वाले पार्ट में ब्लैंक हो और दूसरा सब्जेक्ट हो, उसके बाद में इन चारों में से कोई एक आदमी आ जाए। चार कौन? शुड, वुड, कुड, माइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको ब्लैंक में क्या भरना है? आपको ब्लैंक में भरना है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप बता सकते हैं ये कब भरते हैं? ये भरते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। और ये कब भरते हैं? ये भरते हैं निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो आई होप ये कंडीशन नंबर 2 का स्ट्रक्चर आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। यहां सोच लेना कि यहां पे ब्लैंक है, ऑप्शन नंबर 1 लिखा गया है यहां पे वर्क, ऑप्शन नंबर बी 2 लिखा गया है वर्क्स, ऑप्शन नंबर सी लिखा गया है वर्कड, ऑप्शन नंबर डी लिखा गया है हैड वर्कड। और मान लो एग्जाम में 5वां ऑप्शन भी आता है, मैंने 5वां इससे रिलेटेड ही लिख दिया है, ई वाला ऑप्शन वो लिख दिया है डिड वर्क। तो आप फटाफट देखेंगे सबसे पहले सेंटेंस को, नीचे लिखे हुए ऑप्शन है इनको भी आप देखते जाएंगे। यहां मैं कह रहा हूं यहां ब्लैंक है, यहां कुछ भी नहीं है, यहां वर्ब पूछिए। अभी तो आप देख पा रहे होंगे इसलिए आप इजीली फिल कर देंगे सर कि यही आंसर आएगा, लेकिन एग्जाम में यहां ब्लैंक होगा तो आप वो ब्लैंक को कैसे फिल करना है देख लीजिए। इफ आया कंडीशनल सेंटेंस हुआ, इफ के बाद में सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट आया, आपको यहां भरना है, ब्रैकेट में दिया गया कुछ भी नहीं, ऑप्शन दे दिए यानी सब में वर्क है, इसका मतलब वर्क की फॉर्म भरनी है। आगे फिर से सेंटेंस में सब्जेक्ट आया यू, यू के बाद इन चारों लोगों में से कुड, शुड, वुड, माइट में से क्या आया? कुड। और कुड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आई? फर्स्ट फॉर्म। इसलिए ये सेंटेंस कौन सी कंडीशन का हुआ? कंडीशन नंबर 2 का हुआ, जिसका नाम इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल या इम्प्रोबेबल कंडीशन है। ब्लैंक में आपको इन दो लोगों में से फिल करना है। दिया गया सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव में तो क्या भरते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 गलत, ऑप्शन नंबर 2 गलत, क्योंकि ये दोनों कौन से कंडीशनल के हैं? ये दोनों कंडीशन नंबर 1 के हैं, सिंपल प्रेजेंट के हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो सकता है ये वाला भी, और ऑप्शन नंबर ई भी राइट हो सकता है क्योंकि यहाँ डिड भी आया है। ये ऑप्शन गलत है, डी वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। इनमें से चूज करना है कि दोनों में से क्या सही है। तो भाई ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव, इसलिए राइट एंड राइट ओनली एक ही आंसर है, आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। माय डियर स्टूडेंट, ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी कि कंडीशन नंबर 2 की क्या पहचान होती है और इसमें वर्ब को कैसे फिल करते हैं। चलिए आगे एक सेंटेंस और देखते हैं। सेंटेंस कुछ इस तरह से है। पहले वाले सेंटेंस में लिख रखा है इफ सी सब्जेक्ट है, मान लीजिए यहां पे क्या है? ब्लैंक है। आगे क्या दे रखा है? दे सब्जेक्ट। चार लोगों में से कौन आया? चार लोगों में से आया शुड, वुड, कुड, माइट में से वुड आया, और आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। इसलिए ब्लैंक में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दिखाई दे रहा होगा, तो अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग अपन वर्ब की कौन सी फॉर्म कर देंगे? सेकंड फॉर्म। और प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार वर्ब तो पहले से ही भरी हुई है, सर ऐसा क्या एक्सप्लेन करें? अभी ये एग्जाम्पल है, थोड़ी देर बाद में एक्सरसाइज भी आएगी जहां ब्लैंक हो गए और आप अपने दिमाग का पूरा प्रयोग करते हुए वहां ब्लैंक को फिल करना, तभी तो आपको अपनी और अपने आप की औकात का पता लग ही जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस लिख रखा है अनलेस, अनलेस कंडीशनल की पहचान है। ही क्या है? सब्जेक्ट है, यहां ब्लैंक आएगा। आई सब्जेक्ट है, दूसरे वाले सेंटेंस का, दूसरे वाले क्लोज का आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। वर्ब में चार में से कौन आया? शुड। शुड के बाद में क्या आया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। साथ में कौन है? नोट है। अब आप बताइए सेंटेंस कैसा है? निगेटिव। इसके ऑप्शन में दे देता इसके ऑप्शन में इसके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए होता। आंसर फिल किया हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये सर क्या ऐसे समझा रहे हैं, आंसर फिल किया हुआ है। एक बार मान लो ये आंसर यहाँ पे फिल नहीं होता, आपको ऑप्शन दिए जाते इस आंसर की तरह। पहला ऑप्शन होता हेल्प,
बी ऑप्शन होता हेल्प्ड, सी ऑप्शन होगा डिड नॉट हेल्प, और डी ऑप्शन होता हैड हेल्प्ड। ये 4 ऑप्शन होते। तो आप फटाफट एक बार बताइए, क्या ऑप्शन नंबर ए सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में आपको देखना है कि ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, जबकि एक कंडीशनल सेंटेंस है। ऐसा आंसर नहीं होगा, ठीक है, ऐसा आंसर नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म वाला आंसर नहीं होगा। कंडीशन नंबर 2 है यहाँ पे, तो 2 में तो आपकी सेकंड फॉर्म डिड आती है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये कंडीशन नंबर 3 में आएगा। अब ऑप्शन बचे अपने पास में हेल्प्ड और डिड नॉट हेल्प। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने कहा था कि नोट आ जाए, तो नोट में तो क्या होता है भाई, डिड का यूज होता है। बहुत सारे मेरे प्रिय स्टूडेंट है ना, ये वाला आंसर करके आएंगे और इस आंसर में मिलेंगे आपको 00। क्या मिलेगा? 00। ये 00 क्यों हुआ? इधर देखिए, कुछ रोज पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो अनलेस वर्ड है, अनलेस, ये हमेशा कैसा मीनिंग देता है? निगेटिव मीनिंग देता है। अनलेस के बाद में कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता। इस वाले क्लोज में यहां नॉट आएगा ही नहीं। अब नॉट नहीं आएगा तो कौन आएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस के जैसे बिहेव करेंगे, और अफर्मेटिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। इसलिए यहां का आंसर ओनली एंड ओनली क्या होगा? हेल्प्ड होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। समझ में आया? हेल्प्ड भी होगा, ओनली ओनली हेल्प्ड ही होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आया है। क्या आप इतना समझ चुके हैं? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कई स्टूडेंट ऐसे भी सोच रहे होंगे, सर नोट नहीं भरा तो अपन नोट को छोड़ देते हैं, डिड भर देते हैं। अरे भाई, नॉट तभी आता है, डिड तभी आता है जब सेंटेंस निगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है। ये नैन निगेटिव है, नैन इंट्रोगेटिव है। आप कहोगे सर ये निगेटिव है ना यहाँ। अरे भाई, इतने वाले क्लोज में, इतने वाले क्लोज में, ये तो दूसरा क्लोज स्टार्ट हो गया, इस वाले क्लोज में निगेटिविटी नहीं है। और ये बात आपको अच्छे से याद भी करनी है कि ये सेंटेंस यदि इस तरह से लिख देते ना, डिड नॉट हेल्प, तो ये सेंटेंस क्या हो जाता है? गलत, क्योंकि अनलेस के साथ में नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा शानदार, जानदार, जोरदार, जबरदस्त है, और सेंटेंस कुछ इस तरह से है जो आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, और मैनी टाइम रिपीटेड इन द कंपटीशन एग्जाम। सो प्लीज अटेंशन एंड take the necessary steps about solving this question. First of all, there is a conjunction if. सेंटेंस में if है, if के बाद यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट I है, यहाँ ब्लैंक है, एक बार सोच लीजिए, यहाँ ब्लैंक है, आगे है a bird, I सब्जेक्ट है, और would प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब आप सोच रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए क्या दे दिया जाता? वोज। ऑप्शन नंबर बी वर। ऑप्शन नंबर सी होता तो हैड बीन, और एक कोई और अदर ऑप्शन होता तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे वर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे किसका फॉर्म पूछा गया था? बी का। बी का कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म आएगा। सेकंड फॉर्म में तो 2 लोग होते हैं, वोज और वर। हमने तो हमेशा यही पढ़ा है कि भाई आई के साथ वो हो जाता है, और मैंने खुद भी यही बताया था आपको कि प्रेजेंट टेंस में आई प्लूरल होता है, पास्ट टेंस में आई कैसा हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। तो सिंगुलर के अनुसार क्या आना चाहिए? वो जाना चाहिए। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, वोज नहीं आएगा, ये इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल कुछ भी होता है सब्जेक्ट के रूप में। तो आपको हमेशा बी की फॉर्म क्या फिल करनी है? वर ही फिल करनी है। ये अच्छे से गांठ बांध करके पूरी तरह से लाइफ टाइम याद रख लेना है कि कंडीशन नंबर 2 होने पर बी की वर्ब वोजवर होती है। सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो, सिंगुलर प्लूरल कैसा भी हो, हमेशा क्या भरेंगे? हमेशा बी की फॉर्म में वर ही फिल करेंगे। यदि आप वहां पे वर फिल करते हैं तो आपका आंसर एकदम राइट होता है। समझ में आई बात? तो आगे एक बात और फिर से देख लेते हैं। इस सेंटेंस को देख लीजिए आप। इफ एक कंडीशनल सेंटेंस है, परीक्षा के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इफ राहुल सब्जेक्ट हुआ,
अब यहाँ पे वर्ब देनी है, आपको फिल करनी है। इधर यहाँ पे ही सब्जेक्ट हुआ, 4 में से कोई एक आदमी आया, कौन आया? कुड। कुड, वुड, शुड, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से कुड आ गया, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब फर्स्ट फॉर्म आ गई तो बताओ इधर वाले वाक्य में क्या लिख रखा है? नॉट लिख रखा है। अब मान लो एक बार यहाँ नोट भी नहीं आता, एक बार मैं पूरा आपको बेसिक तरीके से पढ़ा देता हूँ कि एक ऑप्शन लिख रखा है रन की सेकंड फॉर्म रेन, और एक लिख रखा है डिड नोट रन, एक ऑप्शन लिख रखा है डिड नोट रेन, और एक ऑप्शन लिख रखा है RUNS। ऑप्शन नंबर A, B, C, D। फटाफट गौर फरमाइए। क्लास बड़ी शानदार हो रही है। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग क्लास के अकॉर्डिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको रोचक बातें आरसी क्लासेस के माध्यम से अच्छी तरह से समझाई जाती हैं। तो यदि आप एक बेहतरीन नौकरी की तलाश में हैं, एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर आप इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के बनाना चाहते हैं, तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि राजस्थान का नहीं पूरे भारत का हर बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छी क्वालिटी वाली इंग्लिश यहाँ से सीख सके। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में यही जो ऑनलाइन बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, हो सकता है कि पेड कोर्स में मिलने लग जाए, तो उस मौके की तलाश में आप अभी हैं, जो मौका आपको चाहिए। ये चैनल अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ें मुफ्त में आपको प्रदान कर रहा है, इसलिए आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को अपने उन दोस्तों तक, स्टूडेंट्स तक पहुँचाएं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा नॉलेज लेना चाहते हैं। क्योंकि ये जो आरसी क्लासेज है वो ऐसा नहीं कि अपने चैनल का केवल प्रोपगेंडा कर रहा है, प्रचार कर रहा है, बल्कि ये उन सब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना चाह रहा है जो बिल्कुल कम पैसे में अच्छा नॉलेज लेना चाहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ 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 अभी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। और आगे की बात आप समझिए, क्या ये सेंटेंस कंडीशन नंबर 2 का है? हाँ भाई, ये सेंटेंस कंडीशन नंबर 2 का, बिल्कुल कंडीशन नंबर 2 का ही है। अब यहाँ पे मैंने कहा, अब आपको कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है। एक बार जज करना है कि यहाँ सेंटेंस का मीनिंग निगेटिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक बार जज कर लेते हैं अपन। इफ, यदि, इफ यानी यदि, और अनलेस यानी यदि नहीं। यहाँ पे यदि नहीं, नहीं पहले से ये नोट नहीं लगाया, इसका मतलब यहाँ पे यदि है। यदि राहुल, अब आपको गैस करना है कि तेज दौड़ता है या नहीं दौड़ता है, ये आपको मीनिंग बैठाना है, क्योंकि यहाँ पे फिल करना है तेज दौड़ता है या नहीं दौड़ता है। यदि राहुल तेज दौड़ता है या नहीं दौड़ता है, इनमें से चूज करना है। ही कुड नॉट मिस द ट्रेन, तो वह ट्रेन को नहीं मिस करता। वह राहुल उस ट्रेन को मिस नहीं करता। यदि वो कैसे नहीं दौड़ता? यदि वह तेज नहीं दौड़ता तो। डिड नॉट रन, ठीक है। यह यदि ही कुड नॉट मिस द ट्रेन, वह ट्रेन को मिस नहीं कर पाता। यदि वो क्या होता? यदि वो राहुल क्या करता? तेज दौड़ता। अब बताओ दौड़ता या नहीं दौड़ता? यदि राहुल तेज नहीं दौड़ता है तो वह ट्रेन को मिस नहीं कर पाएगा, यानी वह उसकी ट्रेन नहीं छूटेगी। नहीं दौड़ेगा, दौड़ेगा तब, दौड़ेगा तब। तेज दौड़ेगा तो ट्रेन नहीं छूटेगी। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर फिल कर रखा था वो एक बार गलत था। यहां से देखिए सेंटेंस में निगेटिव मीनिंग आ रहा है, निगेटिव मीनिंग आ रहा है तो नोट आएगा। नोट के ऑप्शन 2 हैं, 1 और 2, ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। ये तो कंडीशन नंबर 1 का है, इन दोनों में से चूज करना। अब दोनों यार कंफ्यूजिंग है सर, इसमें कोई अंतर है क्या? अरे भाई ओपन योर आईज, अपने भोगनों को खोल करके देखो, बड़ा अंतर है। RUN RAN। अब तुम ही बताओ, अभी शुरू में आपको ये बात बताई थी, डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? रन होती है। तो राइट आंसर कौन होगा? डिड नॉट रन, ठीक है। लेकिन अब बात करें यहाँ पे निगेटिविटी की, निगेटिव वाला सेंटेंस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ये कह रहा है कि यदि राहुल तेज नहीं दौड़ता है तो शायद वह क्या नहीं करता? तेज नहीं दौड़ता तो मिस नहीं करता ट्रेन को। ये बात तो उल्टी हो गई, तेज दौड़ेगा तो मिस नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन यहाँ नहीं आने वाला है। अब यहाँ ये दोनों ऑप्शन नहीं आने वाले हैं, ये भी नहीं आने वाला है, ये वाला आंसर आपका राइट होगा।
मीनिंग के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं ऐसे करूं, यहां पे मिस की जगह क्या कर देता, कैच, कैच कर देता। अब देखो आंसर क्या होता है। यदि राहुल तेज नहीं दौड़ता है तो वह, यदि राहुल तेज दौड़ता है तो वह बस को क्या, ट्रेन को क्या नहीं करता, कैच नहीं करता। तेज नहीं दौड़ेगा तो, या तेज दौड़ेगा तो, तेज दौड़ेगा तो ट्रेन को मिस नहीं करेगा, ऐसे करे, यह ट्रेन को कैच नहीं करेगा। कैच नहीं कर पाता यदि वो तेज नहीं दौड़ता, तो नहीं के लिए क्या मीनिंग आया, ये वाला ऑप्शन राइट होगा, डिड नॉट रन वाला। ये डिपेंड करता है आगे वाले क्लोज का मीनिंग क्या है। इसी सेंटेंस में यदि इफ की जगह क्या होता, अनलेस होता, तो सीधा सीधा जवाब तो एक ही होता, क्या होता, वो आपकी सेकंड फॉर्म। आगे देखिए, अगली बात पे चलते हैं अपन। इसी को लेकर के आगे एक नई बात है, तीसरी वाली बात, सिंपल पास्ट टेंस का रूल नंबर 3। और ये सिंपल पास्ट का रूल नंबर 3 आप लोगों के लिए बहुत ही परीक्षा के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इस टेंस में आपको वो रूल्स सिखाए जा रहे हैं जो एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार होते हैं, परीक्षाओं में हूबहू प्रश्न लेकर के आते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 3 फटाफट एक बार सब लोग इसको रीड कीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रूल को आप फटाफट पढ़िए। रूल लिखा हुआ है मैनर कंजंक्शन। मैनर का मतलब क्या होता है भाई, मैनर का मतलब, मैनर का मतलब होता है तरीका, और तरीकों को दिखाने के लिए मैनर कंजंक्शन ओनली एंड ओनली कितने हैं, 2 हैं। और वो मैनर कंजंक्शन 2 कौन कौन से, एज इफ एंड एज दो। स्टूडेंट्स क्या आपको ये दोनों कंजंक्शन समझ आए, पहला कंजंक्शन एज इफ और दूसरा कंजंक्शन एज दो, यानी काम करने के तरीके के बारे में बताता। यदि सेंटेंस में कभी भी कौन हो, एज इफ एज दो हो, इसके बाद कौन हो, सब्जेक्ट हो, यहां ब्लैंक फिल करने के लिए कहे, चाहे इधर कोई सा भी टेंस आए, इधर चाहे कोई सा भी टेंस आए, यहां कोई वैल्यू नहीं रखेगा, वैल्यू रखेगा आगे वाला। यदि आगे आपको वर्ब फिल करनी है तो या तो आपको V2 भरनी है, और यदि V2 नहीं है, निगेटिव मीनिंग आ रहा है, तो डिड प्लस वी भरनी है। तो आपको इन दोनों में से चूज करना है। देखिए एग्जाम्पल, यहां कहता है कि ही बिहेव्स विथ मी, वो मेरे साथ इस तरह से व्यवहार करता है, एज इफ यानी इस तरह से, जैसे कि वो मेरा कौन हो, फादर हो। यानी वो मुझे ऐसे स्कोल्ड करता है, मुझे इस तरह से बिहेव करता है कि जैसे कि वो मेरे फादर हो, यानी उसके फादर की तरह ही वह क्या करता है, बिहेव करता है। यानी उसके फादर के जो बिहेव करने का जो मैनर है, तरीका है, उस व्यक्ति के जैसा ही है। मैनर कंजंक्शन कौन आया, एज इफ। यदि सेंटेंस में, इधर मैंने कहा कुछ भी सेंटेंस में कोई भी टेंस हो, आगे वाले टेंस से आपको लेना देना है। आगे वाले सेंटेंस में यहाँ पे इधर का ही, और बनना होने के अर्थ में यहाँ पे बी वर्ब दी हुई है मान लो, और बी का सेकंड फॉर्म माय डियर स्टूडेंट्स वॉज वर, वॉज वर होता है। तो आप बताओ ही के अनुसार क्या फील कर रहे हैं, वॉज, और जो कैसा है, गलत है। मैनर कंजंक्शन में भी चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे यहाँ पे ही की जगह वी होता, तो भी अपन वर ही भरते। वी के साथ तो वैसे वर आता है, लेकिन सिंगुलर के साथ में भी वर का प्रयोग ही किया जाता है यदि यहाँ पे क्या होता, बी होता। बात समझ में आ गई कि जनरली सिंगुलर के साथ वो जाता है, लेकिन कंडीशन नंबर 2, मैनर कंजंक्शन 2 जगह ऐसी हैं जहां आप सिंगुलर प्लूरल सभी के साथ क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। इसी को लेकर के एक तीसरा यहाँ पे एक एग्जाम्पल और सोल्व किया गया है। ही सी स्कोल्डेड मी, उसने मुझे स्कोल्ड किया। स्कोल्ड का मतलब डांटना, फटकारना। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे फटकारा। एज दो, ऐसे फटकारा, यानी फटकारने का तरीका, मैनर। मैनर कंजंक्शन कौन सा आया, एज दो। आगे सी सब्जेक्ट है, आगे फिर से क्या पूछा है, बी। वह मुझे ऐसे डांटी जैसे कि वह मेरी माँ हो, यानी माँ की तरह उसने मेरे को डांटा। मैनर के बारे में बताया जा रहा है, और मैनर कंजंक्शन होने पर भी बी की सेकंड फॉर्म सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा क्या भरा जाएगा, वर ही भरा जाएगा। यहां वोज कर देंगे तो आपका आ जाएगा 00। इसलिए आपको ये रूल नंबर 3 भी अच्छे से याद होना चाहिए। आई होप ये रूल नंबर 3 तो बड़ा इजी है, याद हो ही गया होगा।
मैनर कंजंक्शन के रूप में एज इफ हो, एज दो हो, बी की फॉर्म पूछा जाए तो हमेशा क्या भरना है, वर भरना है। लेकिन बी की नहीं पूछा जाए, हैव की पूछा जाए, हैव की, तो आपका आंसर क्या होगा, सेकंड फॉर्म क्या होगा, हैड, ये आंसर होगा। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन के बारे में। देखिए रूल नंबर 3 के बाद में आया रूल नंबर 4। आज जो मैं सिंपल पास्ट पढ़ाने जा रहा हूं या जो पढ़ा रहा हूं वो कहते हैं ना टेंस का बाप है, सिंपल पास्ट एंड टेंस का बाप है, क्योंकि यहां से बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन यहां से पुटअप किए जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हौसला बनाए रखें, वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि हर तरह का नॉलेज आपको मिल सके, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे से इनको सही कर सकें। देखिए रूल नंबर कितने की बात, 4 की बात। रूल नंबर 4 में क्या लिख रखा है, यहां पे लिखा है इमेजिनरी क्लोज स्टार्ट विथ वे क्लोज जिनमें एक प्रकार की कल्पना होती है। कल्पना होती है, कल्पना के लिए व्यक्ति क्या बोलता है मुंह से, काश, काश मैं एक पक्षी होता, आसमान में उड़ जाता, काश मेरे पास एक गाड़ी होती तो मैं 10 बार जयपुर घूम चुका होता, काश मेरे पास में एक बड़ा सारा घर होता तो मैं बहुत आनंद ले पाता, काश मेरे पास एक 4 पहिया वाहन, बोले तो 4 व्हीलर होती तो मैं पूरे राजस्थान का भ्रमण कर लेता। लेकिन बच्चों अभी तक मेरे पास 4 व्हीलर नहीं है, इसलिए मैं अभी भ्रमण नहीं कर पा रहा। काश काश काश, इस काश शब्द के लिए इंग्लिश में ये वर्ड आते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन और एसएससी, फॉर all type of examination of related to Rajasthan board and many other exam related to all Indian competition. So please attention, this rule is very helpful for you. Attention please. इमेजनरी क्लोजेस स्टार्ट्स विथ, यदि ये सेंटेंस है ये सारे शब्द शुरू हो रहे हैं, आई विश, काश, आई विश, इन सारे शब्दों का मतलब क्या है, काश। याद रखना क्या मीनिंग है इसका, काश। आई विश, काश, सी विशेज, काश मैं, काश वह, ओ दैट, काश, वुड दैट, काश, इफ ओनली, काश। काश के लिए कोई 5 शब्दों का फटाफट रिवाइज कीजिए। काश के लिए कोई 5 शब्द, आई विश, सी विशेज, ओ दैट, वुड दैट, इफ ओनली। माय डियर स्टूडेंट, ये छोटे छोटे बच्चों को याद हो सकते हैं, स्कूल में पढ़ने वाले 8th 9th 10th क्लास के स्टूडेंट्स को अच्छे से याद हो सकते हैं, 11th 12th के स्टूडेंट्स को अच्छे से याद हो सकते हैं। अरे भाई आप तो कंपटीशन देने के लिए बैठे हैं, आप लोगों ने कब की 10वीं 12वीं क्लास पास कर ली होगी, तो बहुत बार पढ़ लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है ना, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट पढ़िए, क्योंकि ये सब आरसी क्लासेज के इस राकेश सर ने स्कूल लेवल पर बहुत अच्छे से समझाया है। देखिए आगे, आई विश, काश, काश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या मीनिंग है इसका, काश मैं भारत का क्या हूं या होता, पहले तो ये बताइए, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं या मैं काश होता। इस टेंस को देख करके आप क्या बोलेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, लेकिन होता नहीं, हूं। ये प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है, ठीक है, वर्ब तो पास्ट टाइम की है लेकिन ये प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है। टेंस पास्ट है लेकिन टाइम प्रेजेंट है। काश और आई विश सेंटेंस में आ गया। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, ओ दैट, काश, तीसरे में वुड दैट, काश। काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, काश वह मेरी फ्रेंड होती। क्या बात कर रहे हैं सर, काश वो मेरी फ्रेंड होती, काश अमन के पास एक कार होती। काश काश काश, काश के लिए शब्द क्या है, आई विश, सी विशेज, ओ दैट, वुड दैट, इफ ओनली। माय डियर स्टूडेंट, जब भी ये सेंटेंस में नजर आए आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करनी है। सेकंड फॉर्म में यदि बी हो, देख लीजिए इधर, सेकंड फॉर्म में यदि क्या हो, बी, तो आपको सीधा सीधा उत्तर सिंगुलर प्लूरल शब्द के साथ क्या फिल करना है, वर। और यदि यहाँ पे बी नहीं हो, क्या हो, हैव हो, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या फिल करना है, हैड। ये बात अच्छे से आप जान लेना। बाकी और जो भी वर्ब पूछा जाए उसका सेकंड फॉर्म आपको बना देना। जैसे प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड, सिंग का सेकंड फॉर्म सैंग। इसी प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पे होने का मीनिंग आया है, यहाँ पे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, बी। काश मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं,
यहाँ पे आई के साथ में भी वर आता है। एक बार इमेजिन कीजिए, यदि ये सेंटेंस में आई नहीं, ये नहीं होता, ये फ्रेज नहीं होता, तो क्या आप आई वर करते? आप आई वर करते तो आपका आंसर हो जाता रॉन्ग। यदि ये नहीं आता तो, ये नहीं आता तो आप वोज ही करते वहां पे। लेकिन ये आया ना, ये दोबारा से देख लीजिए, ये आया ना, ये क्या, आई विश, इसलिए अब यहाँ पे सही सही जवाब वर ही होगा आई के साथ में भी। मैंने कहा दो बात आपको पहले पढ़ाई, एक बात और ऐड करते हैं, 3 जगह, और ये सबसे अच्छा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल भी है कि कंडीशन नंबर 2 होने पर, मैनर कंजंक्शन इज, एज, इफ, एज 2 होने पर, और इमेजिनरी फ्रेजेज आई विश, सी विश, ओ दैट, वुड दैट, इफ ओनली होने पर हमेशा बी की सेकंड फॉर्म के रूप में वर का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। चलिए सेंटेंस में यहाँ पे बी की फॉर्म वर है, काश वो मेरी मित्र होती, काश वो मेरी फ्रेंड होती, क्या बात है, बी की फॉर्म भी पूछी है तो यहाँ सी के साथ में भी वर ही आया है। लेकिन काश अमन एक कार होता है, अमन के पास एक कार होती, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देता वर, पहला ऑप्शन दे देता वर और दूसरा ऑप्शन दे देता हैड, तो बताइए आप क्या करके आते? काश अमन कार होता या काश अमन के पास कार होती? पोजीशन आ रहा है, पोजीशन, इसका मतलब यहाँ पे तो किसका फॉर्म पूछा जाएगा? हैव का, और हैव का सेकंड फॉर्म हैड ही होता है, इसलिए यहाँ का आंसर क्या होगा? हैड। कई बार बच्चे रटाफिकेशन करके जाते हैं, क्या, आई विश आई वर, आई विश आई वर, आई विश आई वर, बहुत अच्छी बात है, आई विश आई वर बहुत जगह होता है, लेकिन कई बार यहाँ पे मान लो आई विश की जगह ऐसा वर्ब दे दिया जाए जिसका मीनिंग हैव हो, हैव रखने का, तो आई विश आई वर नहीं होगा, आई विश आई हैड जैसे सेंटेंस ये होता। बच्चे रटाफिकेशन करके जाते हैं कई बार। देखिए कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, आई विश आई ए, यहाँ पे ब्लैंक है, आई विश आई यहाँ पे ए कार, और बच्चे भर के जाते हैं वर, उन्होंने रट्टा मार रखा आई विश आई वर, आई विश आई वर। अरे भाई यहाँ पे बी का मीनिंग नहीं आ रहा, यहाँ बी का मीनिंग नहीं आ रहा, यहाँ मीनिंग आ रहा है हैव का, और हैव की सेकंड फॉर्म होगी हैड। रट्टा ना मारें, अच्छे से समझें, फिर जाने, फिर उत्तर को फिल करें, ऐसा करने से आपको हर परीक्षा में सफलता मिलती है। ये था आपका कंडीशनल सेंटेंस, और जो आपका इसके बाद रूल पढ़ा था आपने मैनर कंजंक्शन, उसके बाद रूल नंबर 4 था। आई होप ये 4 नंबर रूल एग्जाम के लिए बहुत, जितना हेल्पफुल रहा है उतने ही हेल्पफुल तरीके से, अच्छी तरीके से इसको आप याद भी करेंगे। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ ही गई होगी। मैं आपको ले चलता हूँ अगले रूल की तरफ। और अगला रूल कहूँ तो अगले रूल में आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। क्या मिस्टेक्स करते हैं? तो पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं आपकी गलती की तरफ। देखिए गलती क्या थी। एक क्वेश्चन पूछा गया, यू, यहीं से पूछ लेता हूं, हैड बेटर गो होम, ये प्रश्न, ऑप्शन दे दिए इसके, गो, बी, वेंट, सी, गॉन, और डी, चलो एकदम इजी सा बना दिया गोइंग, और एक ई भी बना दिया मैंने, ई बना दिया टू गो। तो स्टूडेंट्स फटाफट इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, और रीड करने के बाद में फटाफट आप इसका आंसर क्लिक कीजिए कि कौन सा आंसर होने वाला है। फटाफट कीजिए, आप देखते हैं कितनी जल्दी आप आंसर देते हैं। देखा आपने, प्रश्न का जवाब आप लोगों ने सोच ही लिखा होगा। मेरे बहुत सारे प्रिय स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो जवाब इतनी तेज गति से देते हैं कि उनका आंसर भी कई बार रॉन्ग हो जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस आंसर में मारवाड़ी में कहते हैं लूंजी मिलने वाली है।
लूंजी मिलने वाली है आपको, अचार मिलने वाला है। भाई लूंजी कैसे, मालूम नहीं कहते ना कई बार, नहीं मिल गई क्या लूंजी, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है लूंजी मिलने वाला। तो देखिए लूंजी मिलने वाला क्वेश्चन क्या था, आप सोच रहे हैं हेड, और भाई सोच रहे हैं हेड के बाद में क्या आएगा, हेड के बाद में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, राइट आंसर क्या करेंगे, गोन, लेकिन आप क्या आएंगे 00, वेरी वेरी रॉन्ग आंसर, गोन होगा ही नहीं, इसका सही जवाब आएगा गो। क्या होगा, गो। और ये गो क्यों हुआ, इसी गो को समझने के लिए मैं आपके लिए लाया हूं एक शानदार, जानदार, जोरदार, जबरदस्त रूल, जिसका रूल नंबर कौन सा होगा, 5 होगा। रूल नंबर 5 क्या है, फटाफट करते हैं अपन इसको। रूल नंबर 5, यदि सेंटेंस में सबसे पहले क्या हो, सब्जेक्ट, जैसे यहां सब्जेक्ट है, दो बातें यहां से सीखनी है आपको, दो चीजें हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसको एक बार अच्छे से देख लेना, अच्छे से पहचान लेना, जान लेना, एक बार समझा, कभी लाइफ में दोबारा मिस्टेक नहीं हो, इट्स गारंटी टू मी, एंड इट इज द गारंटी ऑफ द आरसी क्लासेस, व्हेन यू फाइंड आउट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, यू वुड रिमाइंड एवरीथिंग दैट व्हाट वाज टॉट इन द क्लास। सो पेशेंस प्लीज, टेक इट इजी, लुक हियर, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखा होगा, हेड बेटर। हेड बेटर एक मॉडल लाइक वर्ब होती है, मॉडल वर्ब नहीं होती, मॉडल लाइक वर्ब होती है। अच्छे से रूल समझना है पहले, क्या है ये लिखा हुआ क्या है और मैं बता क्या रहा हूं वो भी समझना है। ये मॉडल लाइक वर्ब होती है, हेड बेटर हो या क्या हो, वुड रेदर, वुड रेदर, हेड बेटर, दोनों के जैसे, दोनों के दोनों वर्ब किसके जैसे काम करती है, मॉडल के जैसे, यानी मॉडल लाइक वर्ब होती है। दो ही वर्ब होती है मॉडल लाइक वर्ब, कौन सी, हेड बेटर, वुड रेदर, वुड रेदर, हेड बेटर, हेड बेटर, वुड रेदर, दोनों क्या होती है, मॉडल लाइक वर्ब होती हैं। और मॉडल लाइक वर्ब होती हैं, लेकिन आगे क्या आ जाता है उसके, सब्जेक्ट, और आगे सब्जेक्ट आते ही तो दिक्कत है, तब तो आपको अलग रूल फॉलो करना है। लेकिन इधर देखिए, हेड बेट सब्जेक्ट के बाद में हेड बेटर, वुड रेदर आए, मॉडल लाइक वर्ब हुई, तो आप खुद बता दीजिए, एक चेकआउट यहां से क्वेश्चन कीजिए, आई कैन इंग्लिश, आई कैन इंग्लिश, बताइए स्पीक होगा, स्पीक्स होगा, टू स्पीक होगा, या स्पोक होगा, भाई या स्पोकन होगा, ए बी सी डी ई, क्लास से हर चीज बेहतरीन तरीके से मिलने वाली है, बस एक्सेप्ट करने वाला और ज्ञान सीखने वाला होना चाहिए, वरना ये क्लास आपको ऐसे फालतू में नहीं पढ़ाई जाएगी। इस चीज के आगे चल करके बहुत अच्छा वैल्यू हो जाएगा, अभी आप इसको ध्यान से देखें। आई कैन, अरे सर कितना इजी क्वेश्चन है, क्या आई के बाद में ये कर सकते हैं, कैन के बाद में नहीं, ये गलत, ये गलत, सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये गलत है, ये एस या ई एस है, ये भी गलत। अरे भाई कैन है, कैन क्या है, अरे भाई कैन तो मॉडल है, और मॉडल के बाद में क्या लगता है, अरे माय डियर स्टूडेंट, मॉडल के बाद में लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कई तो सोच रहे थे यार फर्स्ट फॉर्म ही क्यों, ऐसे इस लगाते हैं, टू लगा देते हैं, अरे भाई टू नहीं लगता, ये भी नहीं लगता, सेकंड फॉर्म भी नहीं लगती, थर्ड फॉर्म भी नहीं लगता, एस आई एस भी नहीं लगता, और आई एन जी स्पीकिंग भी नहीं लगता, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, स्पीक आंसर होगा, मॉडल है इसलिए। तो मेरी बात को अच्छे से सुन लो, सब्जेक्ट के बाद में हेड बेटर मॉडल लाइक वर्ब हो, आगे क्या नहीं हो, सब्जेक्ट नहीं हो, तब आपको इसके मॉडल के जैसा वर्ब का क्या भरना है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन आगे कौन हो, सब्जेक्ट हो, तो आपको भरना है वर्ब की सेकंड फॉर्म, बस इतना ही अंतर है। हेड बेटर, माय डियर स्टूडेंट्स, रिकैप करते हैं और बड़े पेशेंस के साथ, हेड बेटर प्लस सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट, फिर हेड बेटर, वुड रेदर, फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद में क्या भरेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और हेड बेटर, वुड रेदर के बाद सब्जेक्ट नहीं हो, डायरेक्ट ब्लैंक हो, तो आपको भरना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वहां पे हेड बेटर, वुड रेदर किसका काम करते हैं, मॉडल लाइक वर्ब है, ये मॉडल के जैसे काम कर रहे हैं, और मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म, इसलिए राइट आंसर जाता है हेड बेटर, वुड रेदर के बाद में सब्जेक्ट होने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और हेड बेटर, वुड रेदर के बाद में सब्जेक्ट नहीं होने पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखिए यहां से ऐसा ही क्वेश्चन होने वाला है, यहां हेड बेटर आ गया,
फिर से एक सब्जेक्ट आ गया यू, तो आप वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म पर देंगे बाई की सेकंड फॉर्म बॉट। सही है, समझ आया। और यहाँ पे हैड बेटर यू सब्जेक्ट है, फिर हैड बेटर है, लेकिन आगे कोई सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ सब्जेक्ट था, फिर से यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए बाई का फर्स्ट फॉर्म क्या लिखेंगे, बाई ही लिखेंगे। कई स्टूडेंट और कंफ्यूज हो जाते हैं, मान लो सर यहाँ पे सी होता है ना, तो अपन क्या करते, तो अपन तो भाई बाइज करते ना, BUYS सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, बाइज करते। अरे तुम अभी समझे नहीं, यहाँ पे मैंने क्या बताया, मैंने बताया हैड बेटर वुड रैदर किसका काम करता है, मॉडल के जैसा काम करता है, और मॉडल का पीछे के सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। यानी यहां जो वर्ब आएगी आगे मॉडल के बाद, उसका पीछे के सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। मॉडल का लेना देना है, आगे की वर्ब का लेना देना है मॉडल वर्ब के अकॉर्डिंग, और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए सही जवाब यहां पे क्या होगा, बाई ही होगा। ये बात आपको अच्छे से समझ आई? यदि आपको अच्छे से समझ आई तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतने के लिए लाइक तो बनता है। और अब चलते हैं इस टेंस के सबसे आखिरी रूल की तरफ, और इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, क्योंकि इस रूल के साथ ही इस टेंस का क्या होने वाला है, दी एंड होने वाला है। जिस भी स्टूडेंट ने इस क्लास को 1 घंटे के लिए, या मैं कह सकूँ 40-50 मिनट के लिए बड़े तन्मयता के साथ में, बड़ी कॉन्सिस्टेंस के साथ में देखा है, पैसेंस के साथ में देखता है, मैं कहता हूँ कि उसका ये सिंपल पास्ट टेंस लाइफ में कभी गलत नहीं होने वाला है। इट्स माई गारंटी एंड इट्स द गारंटी ऑफ RC क्लासेस श्री माधोपुर। देखिए अंतिम रूल की तरफ चलते हैं। अंतिम रूल क्या है, इट इज, या इट इज की जगह क्या हो सकता है, इट वॉज। इट इज भी हो सकता है और इट वॉज भी हो सकता है। इट इज मान लो इट वॉज होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज होगा तो भी आंसर आगे याद रखेंगे, इट वॉज होगा तो भी आंसर। यदि इट इज के बाद में क्या है, सब्जेक्ट है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हैड बेटर वुड रेदर के बाद भी क्या था, सब्जेक्ट। तो क्या आंसर था, बताइए क्या था, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये रूल यहां पे हो रहा है, इट इज टाइम, इट वॉज टाइम। ये फ्रेज है इट इज टाइम, इट इसकी जगह से आता है इट इज गुड टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज बैड टाइम, इट इज नाइस टाइम। लेकिन इट इज टाइम जरूर आएगा, चाहे उसके पहले कोई भी एडजेक्टिव आ जाए, नाइस टाइम, बैड टाइम, गुड टाइम, एक्सट्रीमली टाइम, कोई सा भी, बैड टाइम, गुड टाइम, पुअर टाइम, है ना, बैड ऐसा हो सकता है। लेकिन इट इज टाइम रहेगा या इट वॉज टाइम रहेगा। उसके बाद में सब्जेक्ट होगा, तब तो क्या भरेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और यदि स्टूडेंट आगे सब्जेक्ट नहीं होगा तो आप सोच रहे हैं जैसा हैड बेटर वुड रेदर में दिया गया था क्या, कि फर्स्ट फॉर्म, तो ऐसा करने से गलत हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा अलग याद करना है, इट इज टाइम, जैसे गाना सुना होगा, इट इज टाइम टू डिस्को, इट इज टाइम टू डिस्को, इट इज टाइम टू डिस्को, इट इज टाइम टू प्ले, इट इज टाइम टू सिंग, इट इज टाइम टू स्टडी, इट इज टाइम टू हेल्प द पुअर। इट इज टाइम के बाद में 2+V1 आता है यदि आगे सब्जेक्ट नहीं हो। तो ये वाली बात तो आपको बहुत बार आप अपने मुंह से बोलते रहते हैं, इट इज टाइम टू स्टडी, इट इज टाइम टू प्ले, इट्स टाइम टू गो, इट्स टाइम टू सिंग, इट्स टाइम टू टीच, इट्स टाइम टू एंजॉय। देखिए इट इज टाइम के बाद आगे वर्ब पूछी है, तो वर्ब पूछी है तो 2+V1, और इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट दे रखा है तो वर्क की सेकंड फॉर्म वर्कड। अब कई स्टूडेंट देखो कैसे चौकन्ने हो जाते हैं, अरे भाई नाउ आ गया, नाउ आ गया, नाउ आ गया। अरे नाउ आ गया तो क्या हो गया भाई, अरे नाउ आ गया तो सर इज RM वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING वो नहीं आएगा क्या। अरे भाई इस वाले रूल से ज्यादा पावरफुल रूल यहाँ पे कौन लग रहा है, ये वाला। तो कई बार आपको 2 रूल एक साथ दिखाई देते हैं, तो मोर पावरफुल जो पहले वाला है ना वो दिखाई देगा आपको। ऐसा हर बार नहीं होता है, अपन सेंटेंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इट इज टाइम वाला रूल आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक बार फटाफट मैं इस वाले रूल का रिकैप कर देता हूं कि इट इज टाइम, इट वॉज टाइम के बाद क्या हो, सब्जेक्ट हो, तब तो आपको लगाना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इट इज टाइम के बाद में सब्जेक्ट नहीं हो तो आपको लगाना है 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई होप ये 5-6 रूल आपको जो पढ़ाए गए हैं वो आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ ही गए होंगे। ये वीडियो है आपका टाइम बहुत कंज्यूमिंग कर रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये वीडियो है ना आपकी लाइफ के लिए बहुत रेड लेटर डे होने वाला है। रेड लेटर डे एक ईडियम है, रेड लेटर डे, रेड लेटर डे
इसका मतलब होता है वेरी इम्पोर्टेंट डे। ये इडियम हो गया। और इडियम, वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनियम, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट, इन सब की क्लासेज भी आरसी क्लासेज के माध्यम से आपको बहुत जल्द प्रोवाइड होने वाली हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको पैसेंस रखना होगा, क्योंकि थोड़ा सा भी अपन ग्रामर पढ़ते हैं, उसके बाद में वोकेबलरी की जल्द ही डेली क्लास भी आपको वोकेबलरी की भी आपको दिखाई देने वाली है, मिलने वाली है। तो मैं एक बार फिर से जितने भी आप लोगों ने रूल्स पढ़े हैं उन सब का मैं क्या कर देता हूँ, रिकैप कर देता हूँ। ये बात आपको अच्छे से याद होगी। रेड लेटर डे, बताइए फटाफट, रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट डे। बताओ अभी सब लोगों ने कौन सा टेंस पढ़ा? आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया, वो फटाफट रिकैप करते हैं। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में V2, निगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड प्लस V1, ये बेसिक बात। इसके बाद में रूल नंबर 1 2 3 4 5 6, इतनी सी दूर में अपन रिकैप करते हैं। स्टडी करने के बाद में रिकैप करना बहुत ही जरूरी होता है। फटाफट पहले वाला रूल, एडवर्बियल्स याद हैं तो? यस्टरडे, द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, एगो, बिफोर, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट सेंचुरी, इन माय चाइल्डहुड, इन माय स्कूल डेज, व्हेन आई वाज ए चाइल्ड। जिस तरह से मैंने इन सबको बार बार रिकैप्चुलेट किया है, बार बार मैंने रीट्राई की है इनकी, आप भी करें, सबको याद हो जाएगा। ऐसा होने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड भरते हैं। रूल नंबर 2 आपने पढ़ा, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 की पहचान के लिए आगे के शब्द शुड, वुड, कुड, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देख करके आपने इधर भरा वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद में आपने रूल नंबर 3 पढ़ा, किसका? मैनर कंजंक्शन का। और वो कौन थे? एज इफ, एज दो। और मैंने बताया था यहाँ पे बी होने पर, आगे बी होने पर हमेशा क्या भरा जाएगा? वर, वरना वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके बाद में अपन बात करें रूल नंबर, इसके करने के बाद में यहाँ पे रूल नंबर 4 की, तो आपने पढ़ा था रूल नंबर 4 में वो फ्रेजेज जो फिक्स थे, कास्ट का मीनिंग देने वाले, आई विश, सी विश, इज, ओ दैट, वुड दैट, इफ ओनली। बी होने पर इनमें भी भरा जाएगा वर। हैव होने पर भरा जाएगा हैड, वरना वर्ब की सेकंड फॉर्म। रूल नंबर कितना? 5। रूल नंबर 5 को अपन पढ़ें तो आप लोगों ने पढ़ा था हैड बेटर और वुड रेदर। इसमें दो बातें पढ़ी थी, एक तो सब्जेक्ट होने पर, एक बिना सब्जेक्ट होने पर। सब्जेक्ट होने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और डायरेक्टिव वर्ब पूछे तो आपको बनना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और रूल नंबर 6 जो लास्ट रूल था, इट इज टाइम। इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट होने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इट इज टाइम के बाद में सब्जेक्ट नहीं हो तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आशा करता हूं कि यदि आपका जोश बरकरार रहा तो मैं आने वाले समय में बहुत ही आकर्षक और शानदार वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ एक एक बार सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको आज का बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए सब लोग एक बार इसको लाइक ज़रूर करें। और अगली क्लास में मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक शानदार, जानदार, जोरदार, जबरदस्त रूल। साथ ही अपन सीखेंगे इस टेंस के यूसेज के बारे में, और इसको अपन पूरा करेंगे अगली क्लास में। और अगली क्लास में अपन जो पूरा करेंगे वो होगा आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन इससे पहले मैं अलविदा लूँ, इससे पहले एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको जरूर सॉल्व करवाने वाला हूँ। फटाफट देखिए, एक्सरसाइज अब आपके लिए भाई, मैंने क्वेश्चन बनाए केवल आपके लिए। फटाफट आपको इन सभी क्वेश्चंस का क्या देना है? रिप्लाई लेना है। फटाफट पहले क्वेश्चन को रीड करें, 1 से 6 तक रीड करें। मैं आपके प्रश्न की प्रतीक्षा में हूं। उत्तर आपका फटाफट आना चाहिए, उत्तर की प्रतीक्षा में हूं, फटाफट दीजिए। पहला प्रश्न देखो, लास्ट नाइट, अफर्मेटिव सेंटेंस, आंसर वेंट।
दूसरा सेंटेंस लास्ट वीक, अफर्मेटिव सेंटेंस, आंसर होगा बोट। यस्टरडे, अफर्मेटिव सेंटेंस लोस, लोस्ट का सेकंड फॉर्म लोस्ट। जिस तरह से मैं आंसर फटाफट फिल कर रहा हूं, आप भी इतना अध्ययन करें, स्टडी करें, आप बार बार रिवीजन करें कि आपके आंसर भी इस तरह से निकले। आगे दे रखा है ऑन संडे। अब ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ऑन संडे की जगह ऑन संडेज होता तो इसका मतलब विंस, और यहाँ पे ऑन संडे होता तो इसका मतलब कोई लास्ट इवेंट की बात कर रहा है, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा वन। और यहाँ भी कोई पहचान नहीं दे रखी है, तो इसमें स्टील, स्टोल, स्टील्स जो भी है, स्टील कर सकते हैं, स्टोल कर सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। इसमें पहचान है लास्ट ईयर की। अब आप सोच रहे हैं सर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें पहचान नहीं होगी। ऐसी बहुत बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये मान लो आ जाए तो भाई आप आ जाए तो अपने विवेक का भी प्रयोग कर सकते हैं, एक क्वेश्चन तो अपने विवेक से भी आप सोल्व कर सकते हैं। वैसे मैं गारंटी देता हूं कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, या हो सकता है कि एडवर्बियल्स नहीं आए हो, ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं रहती, 0% संभावना बनती है। लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं तो अपना विवेक काम में आप ले सकते हैं। इसमें आप में लास्ट ईयर देखा तो राइट का सेकेंड फॉर्म रोट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में केवल देखो पहला सेंटेंस 7 नंबर का क्या लिखा हुआ है, लास्ट नाइट लिखा हुआ है। सेंटेंस कैसा हुआ, इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में क्या आता है भाई, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ आंसर हो जाएगा डिड, और यहाँ पे कॉल का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा कॉल। कोल्ड ना करें, ऑप्शन में कोल्ड भी होगा, डिड कोल्ड, तो कॉल डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब ये सेंटेंस देखो वैन वाला रूल मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस में बताने वाला हूं, लेकिन यहाँ पे भी सिंपल पास्ट में भी आपको थोड़ा सा देख लेना है कि एक तरफ वहन लिख रखा है और वहन का अर्थ क्या हो जब, वहन का अर्थ क्या हो जब, तो एक तरफ वाज और आईएनजी आ रहा है। देखो कैसे, आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था जब मेरे पापा ने मुझे कॉल किया, या मेरे पापा ने मुझे कॉल कर रहे थे, मेरे पापा मुझे कॉल कर रहे थे या मेरे पापा ने कॉल किया। जब का मीनिंग इधर कॉल किया, तो इधर देखो वैन का एकदम जीता जागता एक अच्छा एग्जांपल इधर इस तरह से आप याद कर सकते हैं। सब्जेक्ट में एक तरफ कौन हो, इधर सॉरी इधर सब्जेक्ट हो और इधर कौन हो, सेकंड, या तो हो वॉज या हो वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या हो आईएनजी, और कौन हो इसमें वैन हो। तो दूसरे क्लोज में आपको जनरली क्या भरना होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसलिए यहां पर आप क्या भरेंगे, कोल्ड। इस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट वीक आया है, तो फटाफट देख ले, सी का सेकंड फॉर्म सा होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव होने के कारण क्या होगा, डिड, वेयर डिड, फिर ये यू, फिर यहाँ पे हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी, यानी ये इधर वेयर डिड यू सी, ऐसे हो जाएगा आंसर। और लास्ट वाला सेंटेंस है इसमें कोई ऐसा जनरली पहचान नहीं दे रखी है, लेकिन आप सीक्वेंस ऑफ टेंस देखें, देखो इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में बहुत अच्छा आपको अंक दिला सकता है, मार्क दिला सकता है। ये दो एक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, सी उसने पहले एक्शन किया कुक्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सीक्वेंस ऑफ टेंस कहता है इधर एंड यानी कंजंक्शन के पहले इधर सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, तो इधर भी पास्ट आएगा। उसने दो काम किए, पहले कुक किया, फिर बच्चों को क्या किया, सर्व्ड किया, इसलिए यहाँ का आंसर होगा सर्व्ड। और ये सब आंसर करने के बाद में ये सब आंसर सीट आपको दिखाई दे रही होगी। अगली क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं जिस टेंस के बारे में, वो आपका बहुत ही शानदार जानदार टेंस होने वाला है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा पसंद आया होगा, और जो लोग अभी चैनल पे नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ऐसे ही शानदार जानदार जोरदार ज़बरदस्त वीडियो के साथ मैं अगली क्लास में उतने ही जोश के साथ फिर से आता हूँ एक नया शानदार वीडियो लेकर के पास्ट कंटिन्यूअस का। और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।